हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सपोज करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आपके अपने चैनल सौरभ स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपके लिए शिक्षण विधियों के में आगमन विधि, निगमन विधि, प्रोजेक्ट विधि, प्रत्यक्ष विधि और विश्लेषण विधि, भाषा संसर्ग विधि, संश्लेषण, अनुकरण, व्याख्यान एंड बारी मॉन्टेसरी, डाल्टन विधि, इन सभी को कराएंगे अच्छी तरह पॉइंट वाइज एक एक विधि को। और यहाँ से हर एक सब्जेक्ट में शिक्षण विधियों का क्वेश्चन आता है, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो या पर्यावरण हो या गणित हो, कुछ भी हो। हर सब्जेक्ट में, साइकोलॉजी, सभी में यहाँ से पेपर में क्वेश्चन 100% क्वेश्चन छपते हैं। इसलिए क्लास को पूरी ज़रूर देखिएगा। ये आपकी 15 से 17 मिनट में पूरी हो जाएगी। तो चलिएगा हम शुरू करते हैं फर्स्ट आगमन विधि को। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, अंगूठे वाला बटन दबा दीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिएगा तो यहाँ पे हम आ जाते हैं आगमन विधि पर। तो आगमन विधि में पढ़ते हैं क्या है। आगमन विधि। आगमन विधि के जनक कौन है? अरस्तु। आगमन विधि का जनक अरस्तु को माना जाता है। और यह विधि सीधे अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। यानी कि जो आगमन विधि होती है, आगमन विधि, इसमें उदाहरण से नियमों की ओर चला जाता है। कहाँ से? उदाहरण से नियम की ओर चला जाता है आगमन विधि में, है ना। और इसमें उदाहरणों के बाद नियम निकाले जाते हैं आगमन विधि में। और आगमन विधि में ये पॉइंट देखते हैं, यह विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित होती है। जो आगमन विधि होती है यह छात्र केंद्रित विधि होती है और यह करके सीखने पर बल देती है। जो आगमन विधि होती है किस पर बल देती है? करके सीखने पर। अगर कोई बालक है, बच्चा है, तो वो अगर किसी प्रक्रिया को करता है तो वह करके उसको सीखेगा। यानी कि यह विधि करके सीखने पर बल देती है। आगमन विधि किस पर बल देती है? करके सीखने पर। और यह विधि तर्क करते हुए, और इस विधि में हम पढ़ेंगे क्या तर्क दिए हुए हैं। तो यह विधि स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। स्थूल मतलब विराट, विशाल से सूक्ष्म की ओर चलती है। और ज्ञात से अज्ञात की ओर। जैसे किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसे ज्ञात होगा, तो उस ज्ञात से हम अज्ञात की ओर जाएंगे, उस बच्चे को सिखाएंगे। और मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है। यानी कि मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है। और एक है प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर चलती है। मूर्त का मतलब होता है प्रत्यक्ष, उसके सामने या कोई मूर्त वस्तु है, हम उसे दिखाकर, जैसे पेन हो गया तो पेन को बताकर उसके माध्यम से बच्चे को बताएंगे। यह मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है ना आगमन विधि। अब देखते हैं निगमन विधि को। निगमन विधि देखते हैं। निगमन विधि में क्या है? निगमन विधि के जनक या प्रतिपादक कौन है? अरस्तु। आगमन विधि के जनक अभी बताए थे, वो कौन थे? अरस्तु ही, है ना। और यह विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है। और आगमन विधि कैसे चलती थी? आगमन विधि चलती थी उदाहरण से नियम की ओर। निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियम का ज्ञान दिया जाता है, फिर उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं, है ना। और निगमन विधि, इसके पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों को समझा जाता है। यानी कि सबसे पहले जो नियमन विधि है उसमें नियम दिए जाएंगे, फिर नियम के पश्चात उदाहरण दिए जाएंगे और उदाहरण देकर इसको समझाया जाता है। यह विधि शिक्षक केंद्रित विधि है। और जो निगमन विधि है उसे क्या कहा जाता है? शिक्षक केंद्रित विधि कहा जाता है। आगमन विधि को बाल केंद्रित कहा जाता है। इसमें शिक्षक सारे नियम सिखाते हैं, शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं। और निगमन विधि, आगमन विधि, और जो निगमन विधि होती है वो आगमन विधि के ठीक विपरीत विधि होती है ना, ठीक विपरीत होती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और निगमन विधि के जो सूत्र हैं वो किस प्रकार दिए गए हैं? यह सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलती है। और हमने आगमन विधि आपको बताई थी वो कैसे चलती थी, वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती थी। और निगमन विधि सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलती है। यह अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है, वो ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती थी। निगमन विधि यह वो नियम से उदाहरण की ओर चलती है। आगमन उदाहरण से नियम की ओर, या मूर्त से मूर्त की ओर चलती है ना दोस्तों। अब देखते हैं हम प्रोजेक्ट विधि को। कौन सी? वो प्रोजेक्ट विधि। इसके जनक या प्रतिपादक कौन है? जो प्रोजेक्ट विधि है इसके जनक या प्रतिपादक किलपैट्रिक। ये क्वेश्चन ज़्यादातर यहाँ में कई बार यहाँ से पूछा गया है कई परीक्षाओं में।
वो प्रयुक्त विधि का जो प्रतिपादक माना जाता है, किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है किलपैट्रिक को। और यह अनुभव केंद्रित विधि और जो प्रोजेक्ट विधि है अनुभव केंद्रित विधि है, यह बालकों के समाजीकरण पर बल देती है। और जो प्रोजेक्ट विधि किस पर बल देती है, यह जो बालक है उनके समाजीकरण पर बल देती है ना। और प्रोजेक्ट विधि में विद्यार्थी जो होता है, जो विद्यार्थी यानी स्टूडेंट होता है, वह स्वतंत्र होता है इस विधि में, यानी स्वयं कार्यों को करके सीखता है, समस्या का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करता है और स्वयं सोचकर समस्याओं का हल करता है। जिससे प्रोजेक्ट विधि में है ना, कोई बालक है वह, और प्रोजेक्ट विधि एक बाल केंद्रित शिक्षा के है। और जो प्रोजेक्ट विधि है वह क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा विधि है। और जो हमने नियमन विधि बताई थी वो शिक्षक केंद्रित थी, अध्यापक केंद्रित थी। यह प्रोजेक्ट बाल केंद्रित विधि है। और इस विधि में विद्यार्थी सक्रिय और क्रियाशील रहते हैं। नियमन विधि में जो विद्यार्थी रहते हैं वो सक्रिय रहते हैं और क्रियाशील रहते हैं, और ये समूह में रहकर कार्य करते हैं। और जो विद्यार्थी समूह में रह कर के कार्यों करते हैं और सीखते हैं, और इसी विधि में आत्मविश्वास भी पैदा होता है। और जो प्रोजेक्ट विधि है ना, प्रोजेक्ट विधि, इस विधि में बच्चे में आत्मविश्वास पैदा होता है। अगर कोई बालक किसी कार्य को करेगा तो वह उस कार्य को बार बार करेगा, तो उसमें आत्मविश्वास की अनुभूति होगी, है ना, आत्मविश्वास पैदा होगा। अब आ जाएंगे प्रत्यक्ष विधि पे 4 नंबर पे, है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो प्रत्यक्ष विधि, इस विधि में बालकों को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाता है। जो प्रत्यक्ष विधि है इसमें बालकों को व्याकरण के माध्यम से नहीं भाषा का ज्ञान सिखाते। हम बालकों को कोई भाषा सिखाएंगे तो प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से सिखाएंगे। इस विधि में बालक मातृभाषा होती है, और इस विधि में बालक की जो भाषा होती है वो मातृभाषा होती है, और मध्यस्थ बनाए उसे भाषा सिखाई जाती है। और मातृभाषा को मध्यस्थ बना करके उस बालक को अन्य भाषा हम सिखा सकते हैं ना। जो प्रत्यक्ष विधि होती है, जैसे आपकी प्रत्यक्ष विधि होगी, उसमें कोई बालक है, बच्चा, वह अपने आसपास आस पड़ोस में रहता है, परिवार में रहता है, तो वह वहाँ से जो भाषा सुनेगा, सुन करके वह उस भाषा को ग्रहण करेगा और सीखेगा। नोम चॉम्स्की ने दिया था भाषा अर्जन का सिद्धांत किसने दिया था, नोम चॉम्स्की के द्वारा दिया गया था, है ना। भाषा अर्जन, जिसे एलईडी कहा जाता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नोम को चॉम्स्की मानते थे कि जो भाषा होती है वह जन्मजात क्षमता होती है बालक में, है ना। तो प्रत्यक्ष माध्यम से सीखता है बालक भाषा को। और प्रत्यक्ष विधि, इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है। और जो प्रत्यक्ष विधि है इसमें वार्तालाप के माध्यम से बालक को अधिक से अधिक सीखने में बल दिया जाता है, यानी कि बच्चे से बात करें, बातचीत के माध्यम से उसे ज़्यादा से ज़्यादा सिखाएंगे, जिससे वह प्रकृति रूप से सीख सके। और इसमें दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। और जो प्रत्यक्ष विधि है इसमें दृश्य और श्रव्य दोनों सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई पेन हो गया तो बच्चे को पेन को दिखाएंगे, उस पेन को दिखा करके बच्चे को समझाएंगे, उसे बोलेंगे कि इसे क्या बोलते हैं, पेन, ऐसे बताएंगे। इसमें दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। और प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि अत्यधिक उपयोगी है। जो प्रत्यक्ष विधि है प्राथमिक कक्षाओं हेतु बहुत ज़्यादा उपयोगी है ना दोस्तों। अब देखते हैं विश्लेषण विधि। तो जो विश्लेषण विधि है आपकी, तो विश्लेषण विधि के प्रतिपादक या जनक माना जाता है हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग को। किसे माना जाता है, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग को माना जाता है प्रत्यक्ष विधि के जनक, नहीं विश्लेषण विधि के जनक माना जाता है ना, प्रत्यक्ष के नहीं, वो गलती हुई, सॉरी। विश्लेषण विधि के जनक कौन है, हेनरी आर्म को माना जाता है। और इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांट करके उनका अध्ययन वह समीक्षा करते हुए उसे हल किया जाता है। और जो विश्लेषण विधि होती है, इस विधि में कोई समस्या है या कोई कार्य दिया गया है तो बालक को हम उसे देंगे, तो उसे छोटे छोटे खंडों के माध्यम से उसे उस समस्या के बारे में समझाएंगे और सिखाएंगे, है ना।
अब देखो संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि के जनक या प्रतिपादक कौन है? हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। और विश्लेषण विधि के भी कौन थे? यही थे। यानी कि जो विश्लेषण विधि थी, विश्लेषण विधि के भी हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग थे, है ना, विश्लेषण विधि के प्रतिपादक। और संश्लेषण के भी यही है। और संश्लेषण जो विधि है आपकी, यह विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण का कार्य होता है। जो संश्लेषण विधि है उसमें विश्लेषण करने के बाद ही संश्लेषण होगा। यानी कि किसी समस्या को छोटे छोटे खंडों में विश्लेषण के माध्यम से तोड़ेंगे। फिर इस विधि में समस्या या गतिविधि को छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या को हल किया जाता है। यानी कि अगर कोई हमने विश्लेषण विधि की तो कोई समस्या बड़ी है, उसे हम छोटे छोटे खंडों में किसी कार्य को तोड़ेंगे, फिर उसकी समस्या को हल करेंगे। और जो संश्लेषण विधि है, जो विश्लेषण विधि के टूटे हुए रूप हैं, उनमें छोटे छोटे भागों को जोड़ करके समस्याओं को हल किया जाता है संश्लेषण विधि में, है ना दोस्तों। और संश्लेषण विधि में प्रियो यंग के अनुसार संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जाता है, परंतु विश्लेषण विधि में स्वयं घास से बाहर निकलना चाहता है। यानी कि इसमें जो प्रियो यंग नामक जो वैज्ञानिक हैं वो कहना चाहते हैं कि जो संश्लेषण विधि है उसमें सूखी घास होगी, उससे तिनका निकाला जा सकता है, परंतु जो विश्लेषण विधि है उसमें से तिनका स्वयं घास से बाहर निकलना चाहता है ना। अनुकरण विधि, और कौन सी आएगी आपकी? अनुकरण विधि। इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखते हैं। यानी कि हम अपनी मातृभाषा को ही ले लें, कोई भी भाषा हो, मातृभाषा किसी की हिंदी होती है, किसी की बंगाली, किसी की पंजाबी, उर्दू, कन्नड़, कौन सी भी हो सकती है। जो वह अपनी माता से या अपने घर परिवार से, आस पड़ोस से सीखता है, वह उसकी मातृभाषा होती है, तो उसे ही ले लेते हैं। तो बालक उसे अनुकरण करेगा, सुनेगा, अनुकरण करेगा, उसके माध्यम से उसे भाषा सीखेगा। इसलिए इसी विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। और इस विधि में बालक शिक्षक का अनुकरण व नकल करके लिखना सीखता है। यानी कि जो बालक है वह शिक्षक का अनुकरण करेगा, नकल करेगा, उसके माध्यम से सीखेगा। और यह पढ़ना व नवीन रचनाओं पर आधारित विधि है। और अनुकरण विधि, इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर के वाचन करना सीखते हैं। और जो अनुकरण विधि है उसमें बालक होता है वह उच्चारण करके शिक्षक के उच्चारण करके सुनकर सीखता है। पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे उसका अनुसरण करते हैं। यानी कोई बालक है तो शिक्षक का अनुसरण करेगा। जैसे टीचर आप बनोगे, आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो, भावी अध्यापक हो, तो वो बच्चा आपके से सुनेगा किसी चीज़ को। जैसे कोई टॉपिक ले लिया आपने, कविता ले ली, कहानी ले ली, या ABCD वगैरह, तो आप बोलोगे, फिर वो सुनेगा, फिर वो उसका अनुकरण करेगा, फिर उसका वाचन करेगा। इस माध्यम से बच्चा सीखता है ना। व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। जो व्याख्यान विधि होती है इसमें किसी तथ्य या विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को संश्लेषण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। और जो व्याख्यान विधि है इसे जो शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है ना, व्याख्यान विधि को। क्योंकि पहले ऋषि मुनियों के समय में ऋषि मुनियों के द्वारा व्याख्यान दिया जाता था, और व्याख्यान के माध्यम से उनको सारी चीज़ें याद कराई जाती है। तो व्याख्यान विधि बहुत प्राचीन विधि मानी जाती है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है। और जो व्याख्यान विधि है इसमें शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, क्योंकि शिक्षक बालकों को व्याख्यान देता है, व्याख्यान के माध्यम से सिखाता है, और इसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि माना जाता है। और जो व्याख्यान विधि है इसे शिक्षण केंद्रित शिक्षण विधि भी कह सकते हैं, है ना। मारिया मॉन्टेसरी विधि। मारिया मॉन्टेसरी विधि इटली की एक चिकित्सक शिक्षा शास्त्री थी। जो मारिया मॉन्टेसरी थी यह इटली की एक चिकित्सक थी और शिक्षा शास्त्री थी, जिनके नाम से शिक्षा की मॉन्टेसरी पद्धति है। मारिया मॉन्टेसरी के नाम से शिक्षा की एक मॉन्टेसरी पद्धति है। और यह पद्धति 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्रयोग में ली जाती है। जो 2.5 वर्ष का बच्चा होता है उससे 6 वर्ष के बच्चों तक प्रयोग में ली जाती है मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार। और मारिया मॉन्टेसरी इनका विकास डॉक्टर मारिया द्वारा रूस विश्वविद्यालय में मंदबुद्धि बालकों के चिकित्सा हेतु किया गया था। मारिया मॉन्टेसरी का कुछ समय के बाद सामान्य बालकों से भी
शिक्षा में उपयोग में लाई गई है ना। अब आ जाएगी आपकी डाल्टन विधि। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? हेलन पार्कहर्स्ट। कौन थे? कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट डाल्टन प्रणाली के प्रतिपादक माना जाता है, कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट को, है ना। डाल्टन प्रणाली में इस विधि में एक अध्यापक द्वारा छात्रों को कुछ निर्धारित असेसमेंट के रूप में कार्य दिया जाता है, जिन्हें विद्यार्थियों को दिए हुए समय के भीतर करके देना होता है ना। यानी जो डाल्टन विधि है इसमें एक अध्यापक एक असिस्टमेंट यानी प्रोजेक्ट के रूप में बच्चों को कार्य देगा, उसे निश्चित समय के भीतर करके अध्यापक को दिखाना होता है ना। अब आएगी आपकी लास्ट एंड फाइनल भाषा संसर्ग विधि। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं। यह एक व्याकरण शिक्षण की विधि है, जो भाषा संसर्ग विधि है व्याकरण शिक्षण की विधि है। इस विधि में रचना के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। प्राथमिक कक्षाएं होती है, यह विधि काम में ली जाती है और प्राथमिक कक्षाओं के लिए यह विधि काम में ली जाती है। इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है, और जो छात्रों ने अच्छे लेखन की पुस्तक के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब सौरभ हिस्ट्री पॉइंट को कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।